शुरू। सत्ता पक्ष की तरह विपक्ष की भी एक प्रकृति होती है। दुख की बात है कि भारतीय राजनीति में पिछले 5-6 वर्षों के दौरान विपक्ष की इस प्रकृति में विकृति पनपती दिख रही है, जिसमें विरोध नीतियों के बजाय व्यक्ति केंद्रित हो गया है। इसमें देश हित के खिलाफ मुखरता को भी लोकतंत्र की लड़ाई का नाम देकर सही ठहराया जाने लगा है। यही कारण है कि 2014 से लगातार हाशिए पर खिसकते जा रहे विपक्ष ने अब अपनी पहचान भी खोनी शुरू कर दी है। देखा जाए तो एक सर्वमान्य और सक्षम नेतृत्व का अभाव आज विपक्ष का सबसे बड़ा संकट है। हालांकि कांग्रेस राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता बनाने की असफल कोशिश करती रही है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली है। लिहाजा अब खुद पार्टी के ही कई नेताओं ने खुलकर कह दिया है कि या तो परिवारवाद जिंदा रह सकता है या फिर पार्टी, लेकिन कांग्रेस में अभी भी परिवार का झंडा उठाने वालों की संख्या ही अधिक है। राहुल गांधी की अनियमितता और अहम मौक़ों पर छुट्टी पर जाने की उनकी आदत ने विपक्ष के दूसरे दलों को भी असहज करना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती के बीच उनका छुट्टी पर जाना राजद को रास नहीं आया था। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उनकी योग्यता पर संदेह जता दिया। एक तरह से कांग्रेस में नेतृत्व का संकट विपक्ष का नेतृत्व संकट भी बन गया है। निकट भविष्य में इस संकट का समाधान भी होता नहीं दिख रहा। दरअसल विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जिसकी अखिल भारतीय पहचान हो। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और स्टालिन जैसे नेता अपने अपने राज्यों में तो भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन उसके बाहर उनका कोई प्रभाव नहीं है। इनमें किसी एक नेता को भी सभी विपक्षी दल अपना नेता मानने को भी तैयार नहीं है। ले देकर एकमात्र शरद पवार ऐसे विपक्षी नेता है जिनका सम्मान सभी दलों के नेता करते हैं। उनकी पार्टी राकांपा भले महाराष्ट्र में सिमटी हुई है, लेकिन उनमें विपक्ष को एकजुट करने की क्षमता है। शायद यही कारण है कि शिवसेना की ओर से समप्रसंग के नेतृत्व के लिए शरद पवार का नाम उछाला गया है, लेकिन यह भी तय है कि कांग्रेस किसी भी स्थिति में सप्रसंग की कमान किसी दूसरे दल और उसके नेता के हाथों में जाने नहीं देगी।
इस सिलसिले में कांग्रेस नेताओं के बयान आने भी शुरू हो गए हैं। पैरा विपक्ष में सक्षम नेतृत्व के संकट का एक आयाम यह भी है कि लगभग सभी दल परिवार आधारित होकर रह गए हैं। कांग्रेस, तृणमूल, राजद, सपा, बसपा, झामुमो, द्रमुक, राकांपा, जदएस सभी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। ये परिवार आधारित पार्टियां सैद्धांतिक रूप से लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए फिट नहीं है। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, शिबू सोरेन, शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे नेता अपने दम पर जनता का भरोसा जीतने में सफल रहे, मगर बाद में उन्होंने ही नेतृत्व के स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया को रोककर उसे परिवार के हाथों में सौंप दिया। पैरा वैसे संख्या बल में देखें तो मौजूदा समय में भी लगभग 200 सांसदों के साथ विपक्ष को कमज़ोर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह संख्या बल इतने टुकड़ों में बंटा है और उनके आपसी हित इस तरह आपस में टकराते हैं कि वे किसी भी मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार को चुनौती देने की स्थिति में नहीं आ पाते। विपक्ष की इस कमजोरी का सीधा फायदा सत्ता पक्ष को मिल रहा है। कहने को तो भाजपा के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दल और कांग्रेस एक है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दल तृणमूल के खिलाफ खड़े हैं। वहीं केरल में कांग्रेस और वामपंथी घनघोर विरोधी है। ओडिशा में बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस भाजपा के बजाय कांग्रेस को अपना बड़ा दुश्मन मानती है। जाहिर है, आपसी लड़ाई में विपक्ष की पहचान गुम हो गई है, जिसे हासिल करना निकट भविष्य में संभव नहीं दिख रहा है। पैरा उधर मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ जरूरतमंदों को मिल रहा है। इससे भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। अपने खोते जनाधार को बचाने के लिए विपक्ष शासित कई राज्य इन योजनाओं के क्रियान्वयन को बाधित करने में जुटे हैं, लेकिन इससे विपक्ष को ही नुकसान होने का खतरा ज़्यादा है। मोदी सरकार देश में 9 करोड़ किसानों को हर 4 महीने पर पीएम किसान योजना के तहत 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया करा रही है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने इस योजना को यह कहते हुए लागू नहीं होने दिया कि केंद्र सरकार किसानों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफ़र करने के बजाय राज्य सरकार को दे। राज्य सरकार उसे
किसानों को वितरित करेगी। लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ बंगाल के लिए योजना में बदलाव से इनकार कर दिया है। इस लड़ाई में नुकसान किसानों का हो रहा है। इसका खामियाजा अगले चुनाव में तुड़मुड़ कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। स्टॉप।